स्वागत है आप सभी का दोस्तों आईएफएस के यूट्यूब चैनल पे इंडिया बेस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज के सेशन में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप आईआईटी जैम 2026 का एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, तो आप सभी को पता है एग्जाम के लिए लगभग 170 दिन बचे हैं, जी। मतलब 6 महीने से भी कम का समय है। तो ये बहुत कम समय है। आपको क्या करना है, प्रॉपरली अपनी प्रिपरेशन में लग जाना है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो आने वाले 170 दिनों में आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें आज के सेशन में हम करने डिस्कस वाले हैं करने उस वाले टाइम हैं। का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, कैसे हम एफर्ट तो ज्यादा से ज्यादा मारेंगे लेकिन उसमें भी मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम आउटपुट कैसे हमें निकालना है। वो सारी टूल्स एंड टेक्निक्स पे आज के सेशन में दोस्त हम लोग बात करने वाले हैं सर। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, एक बार आप बता दीजिए। बिल्कुल जैसे 5 सितंबर 2025 से दोस्तों आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का सिलसिला मतलब शुरू हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद फॉर्म भरने का आखिरी दिन जो है आपका वो 12 अक्टूबर 2025 है, ठीक है? इस डेट को मार्क करके रखो और लास्ट डेट के इंतजार में मत रहो। शुरू में ही सोचो भर देना ताकि कुछ गलती हुई, कुछ हुआ तो आप आराम से सुधार पाओगे उसको। फिर आपका 15 फरवरी 2026 जो है वो एग्ज़ाम का डेट है और रिज़ल्ट का स्टार लगाओ मीन्स ये टेंटेटिव डेट है कि 18 मार्च 18th ऑफ मार्च को आपका रिज़ल्ट आ सकता है। तो सब कुछ बिल्कुल शेड्यूल्ड सर। है दोस्तों। और सर आईआईटी जैम एग्जाम का हिस्ट्री ये रहा है ना कि जो डेट देते हैं रिजल्ट के लिए, उससे 2-3 दिन पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो 15 फरवरी आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट तारीख है, संडे का दिन होगा, उस दिन आपका एग्जाम होगा। उसी 15 फरवरी के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं। तो बिल्कुल, चलिए बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं सर। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में इनको इन्फॉर्मेशन देते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ। तो हाँ, बिल्कुल सर। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात किया जाए तो आप सभी लोग, अगर आप बीएससी कंप्लीट कर चुके हो या बीएससी थर्ड ईयर में हो, तो आप सारे लोग एलिजिबल हो। यहाँ पर परसेंटेज का कोई भी कह सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 55 लाना, 60 लाना। आप जस्ट ग्रेजुएशन में पास आउट हो तो आप सारे लोग एलिजिबल है यहाँ पर। अब हम थोड़ा सिलेबस पर भी बात कर लेते हैं। सिलेबस पर हमने डिटेल में भी वीडियो बना रखा है, एक बार थोड़ा सा आपको आइडिया दे देते हैं। तो सिलेबस जो है आपका 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। हाँ, सिलेबस में आपका रियल एनालिसिस का सेगमेंट है, फिर आपका मल्टी वेरिएबल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन का सेगमेंट है एंड देन फिर अलजेब्रा जिसमें कि लीनियर अलजेब्रा और ग्रुप थ्योरी आपका शामिल है, ठीक है? रियल की बात करेंगे तो उसमें मेनली सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन एंड फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल जिसमें कि कंटीन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह पे हम बात करते हैं। फिर मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में एक आपका फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल हो गया, जिसमें कि फिर वही चीज़ जो वन वेरिएबल में करते हैं, वही चीज़ हम मोर देन वन वेरिएबल मतलब 2 और 3 वेरिएबल पे कर रहे होते हैं। मतलब कंटिन्यूटी, डिफिनिटी वगैरह ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं और फिर इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली इसे हम अप्लाइड का पार्ट मानते हैं, ठीक है? और अलजेब्रा वाले में एक न्यू सेगमेंट दोस्तों ऐड किया गया है बेसिक अलजेब्रा। इसे आप लोग बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचकर मिस करेंगे कि उसके पैटर्न का आइडिया नहीं है, पता नहीं क्या ही पूछेगा। लेकिन जब भी किसी एग्ज़ाम का सिलेबस चेंज हुआ है, तो जो नई चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं, उससे जो क्वेश्चन आए हैं वो थोड़े आसान ही आए हैं दोस्तों। तो बिल्कुल आपको इसे स्किप नहीं करना है। इसके अलावे बेसिक अलजेब्रा के बाद मैट्रिसेस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस और ग्रुप थ्योरी का सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा सर दोस्तों। बेसिक अलजेब्रा पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ भी बता देते हैं कि मंडे से। ओके, तो मंडे से मैं और विकास सर आप लोगों के साथ दोस्तों जुड़ने वाला हूँ शाम 6 बजे से। तारीख होगी 25th ऑफ अगस्त, है ना? यानी हम कल से जुड़ रहे हैं डेली शाम 6 बजे। बिल्कुल, शाम 6 बजे हम लोग जुड़ रहे होंगे और पूरे वीक ये सेशन चलेगा। आप लोग का रिस्पॉन्स शानदार रहेगा तो वो सेशन आगे भी चलेगा, ठीक है? बिल्कुल। और बिल्कुल करना है उसको, अच्छे से करना है। तो सर अब यहाँ पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, एग्ज़ाम के लिए लगभग 6 महीने हैं। हाँ, तो हमने क्या किया है कि जो स्टूडेंट की प्रिपरेशन है उसे हमने 2 फेज़ में डिवाइड कर लिया है। हम 2 फेज़ पर चर्चा करने वाले हैं। तो पहला पहला फेज़ फेज़ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का है सर, है ना? बिल्कुल। और ये लगभग 4 महीने का होगा, मतलब आप मान के चलिए दिसंबर तक आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, कैसे करने हैं, किस सीक्वेंस में जाना है, उस पर हम चर्चा करते हैं। और सेकंड फेज़ जो होगा आपका लास्ट के मतलब 1.5 से 2 महीने होगा सर। हाँ, जैसे कि बहुत पुरानी कहावत है कि कोई लकड़हारा जो कि लकड़ी काटने जाता है ना, तो उसका कहता है कि अगर मान लो कि लकड़ी काटने का टोटल टाइम उसके पास मान लो कि 2 घंटे का है, तो उसका कहना है कि वो 1.5 घंटे का टाइम क्या करेगा, कुल्हाड़ी को शार्प बनाने में करेगा, ताकि फिर फटाफट से वो लकड़ियाँ काट सके, ठीक है? और उसमें कहीं से कोई डिफ़िकल्टी ना आए। सेम प्रोसेस यहाँ पर है कि सर ने फर्स्ट फेज़ जो आपके लिए डिसाइड किया, इवन हमने मिलके किया डिसाइड, तो वो टाइम ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा है। जैसे कि देखोगे कि लगभग 6 महीने हैं, उसमें लगभग 4 महीने हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं, कुल्हाड़ी को शार्प करने में लगा रहे हैं। बिल्कुल ताकि सर। अगर कॉन्सेप्ट बढ़िया बन गया ना दोस्तों, तो क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे तो बेस्ड होता है ना। बाद में कहते हैं क्वेश्चन टफ आ गए, क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, उसके लैंग्वेज को नहीं समझ पाते या जितना डीप जाने की ज़रूरत है, उतना डीप आप गए नहीं होते हो, ऊपर-ऊपर से पढ़ते हो, फिर जाके प्रॉब्लम्स आती हैं।
तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट को कौन-सा सब्जेक्ट टारगेट करना चाहिए और क्यों सर? इस पर आपका क्या जवाब है? पहला हम रियल पे बात करते बिल्कुल, हैं। ऑब्वियसली क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है दोस्तों कि कौन-सा टॉपिक कितने मार्क्स का पूछा जाता है। अगर किसी टॉपिक से मान लो 7-8 मार्क्स का पूछा जाता है और आपने 2 महीने लगा दिए उसपे, तो आप 100% ही ले आओगे तो क्या ले आओगे? 6 ही क्वेश्चन करके आओगे, 6 मार्क्स का करके आओगे, जो भी जैसा है। तो रियल आपका 100 में मतलब अगर मल्टीवेरिएबल कैलकुलस को भी अगर मैं इंक्लूड कर लेता हूँ साथ में, सेवरल वेरिएबल वाले सेगमेंट को, तो लगभग 44-45 44 टू 45 मार्क्स का पूछता है। अराउंड 50% ये अकेले कवर करता है, तो इसे तो आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो फिर अगला नंबर आता है सर लीनियर लीनियर का। अलजेब्रा का। इसका रीज़न ये है कि इसमें ना क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं कि ये तो है कि 6-7 क्वेश्चन आते हैं और उसमें भी अच्छी चीज़ ये है कि आप चाहो तो 100% अटेम्प्ट कर सकते हो। रियल में क्या होता है कि सारे स्टूडेंट की बात मैं नहीं कहूँगा, कुछ जिन्होंने बहुत शानदार तैयारी करी है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, तो रियल में भी बहुत अच्छा करते हैं वो। लेकिन आम जो हम कह सकते हैं कि एवरेज स्टूडेंट होते हैं, वो रियल में उनका अटेम्प्ट रेशियो 50% तक होता है, ठीक है? लेकिन लीनियर अलजेब्रा वो सब्जेक्ट है कि थोड़ी ईमानदारी अगर आपने दिखाई ना इसको पढ़ने में, तो आप 100% तक भी इसमें अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब जो 6-7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सारे कर सकते हो। ये है इस सब्जेक्ट की खूबसूरती। और सर जैसे हमने बात किया रियल के लगभग 45 से 50 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हुँ, हैं और बात किया जाए लीनियर अलजेब्रा का तो 20 से 22 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा जाता है सर। हाँ। तो रियल के बाद सबसे ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक आपका लीनियर है हुँ, और इसे भी आपको क्या करना है बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। और सर एक और बात इनको बता देना चाहूँगा स्टूडेंट को, अगर आप लोगों को लगता है कि सिलेबस का कुछ हम पॉइंट छोड़ देते हैं 1-2 टॉपिक तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अभी आपके पास लगभग 6 महीने का समय है। हाँ। उन 6 महीने में सिलेबस का हर एक पॉइंट कवर किया जा सकता है। तो आपको किसी भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है, सिलेबस को बिल्कुल कवर करना ही करना है। ये छोड़ने वाली सलाह तब के लिए ठीक है ना जब आप अक्टूबर-नवंबर में हैं। अभी के लिए छोड़ना इसलिए नहीं है क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि किस सेगमेंट से क्वेश्चन्स ज़्यादा टफ पूछ लिए जाएँगे और किससे ईज़ी। अज़्यूम करो कि आपने जिसे पूरी ईमानदारी से और ज़्यादा समय देकर पढ़ा, उससे और टफ पूछ लिए गए। तो कहीं न कहीं आपका परफॉर्मेंस तो गड़बड़ होगा और जिधर परफॉर्म कर सकते थे वो आपने छोड़ रखा है। तो इसीलिए पढ़ना तो पूरा सिलेबस है हमें, है ना? बिल्कुल सर। अब आगे बढ़ते हैं सर, अगला नंबर आता है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो दोस्तों इसे तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्यों? क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अगर बीएससी कर रहा है, चाहे वो सेंटर यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले कॉलेजेस से बीएससी कर रहा हो या अपने किसी स्टेट यूनिवर्सिटी वाले से एक यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज से कर रहा हो, चाहे कितनी भी खराब पढ़ाई वहाँ पे होती हो, जैसा हम लोगों का कंप्लेंट रहता है कि पढ़ाई नहीं होती हमारे यहाँ, तो वो फिर भी ना खुद से भी बच्चा पढ़ता है तो अप्लाइड तो करता है ना? ओडी वगैरह सॉल्व करना हम 11th-12th से शुरू करते हैं तो करते हैं वहाँ पर। तो ये सॉल्विंग आपको आता है और लगभग उसी स्तर के क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। बस थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे आप क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर सकते हो इसके। एंड फिर उसके बाद हमारा ग्रुप थ्योरी आता है। ग्रुप थ्योरी आपको क्यों पढ़ना चाहिए? उसके लिए 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि लीनियर अलजेब्रा को ऑल एडवांस लेवल पे आप लेके जाना चाहते हो तो उसमें ग्रुप थ्योरी आपकी मदद करता है। दूसरा क्या है कि तैयारी करने वाले समझ लो कि 50% स्टूडेंट ऐसे ज़रूर होते हैं जिनको लगता है कि यार क्योंकि वो बीएससी में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होता है तो उनको लगता है कि इसको रहने देते हैं, मतलब वो उतना उससे ना फ़ैमिलियर नहीं फ़ील कर पाते। लेकिन अगर आप ईमानदारी से तैयारी करते हो, तो बहुत ही कमाल का सब्जेक्ट है और क्वेश्चन इसमें जो आते हैं, इसकी खूबसूरती ये होती है कि ये कैलकुलेशन में आपका टाइम नहीं लेगा। या तो फटाफट से हो जाएगा, वरना फिर आपको समझ आ जाएगा कि आपसे नहीं होने वाला है, तो आप आगे बढ़ जाओगे। तो ये टाइम सेव करके देगा और जो ही क्वेश्चन होंगे, फटाफट से हो जाएँगे। तो टाइम बचेगा, जो कि दूसरे क्वेश्चन पे आप लगा सकते हो। बिल्कुल सर। और इसके बाद है इंटीग्रल कैलकुलस। ये भी बहुत ही आसान सा और कमाल का सब्जेक्ट है। इसमें ना कह सकता हूँ मैं कि रिपिटेटिव नेचर के भी क्वेश्चन्स काफ़ी आते हैं इसमें। रिपिटेटिव नेचर मतलब कुछ सिलेक्टेड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हैं, जिसपे कि अगर आप प्रैक्टिस कर लें, तो फिर वैसे के वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, जस्ट आपको सॉल्व कर देना रहेगा। तो इसलिए ये बहुत आसान हो जाता है। ओके, अब है कि अगर अज़्यूम करो कि आपने बैचेज़ जॉइन करी और बैच के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो फिर उस समय कोई एक्सटर्नल बुक की बहुत ज़रूरत नहीं होती, एटलीस्ट एग्ज़ाम क्वालीफाई करने से पहले तो नहीं होती, है ना? बट फिर भी अगर कोई बच्चा कहे कि नहीं सर आप रिकमेंड करो, थोड़ा रहता है कि हाँ, वो बुक हमारे बुक शेल्फ में होनी चाहिए। थोड़ा एक फ़ील भी आता है ना और कभी उठा के पढ़ा, थोड़ा देखा कि बुक का लैंग्वेज क्या है, क्योंकि कल को मास्टर्स में जब आप जाओगे, तो वहाँ पे अगर बुक किस लैंग्वेज से हम फ़ैमिलियर नहीं है, तो थोड़ी शुरुआती दौर में तकलीफ़ महसूस होती है। तो वो सब भी ना हो उसके लिए भी और यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे रियल एनालिसिस के लिए आपके पास एसटी मलिक की बुक और रोडिन की बुक आप रख सकते हो अपने पास। उसी तरीके से सर बाकी और सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। जूनियर के लिए बात करें तो सर हाँ, हाफमैन एंड कुंज है, बिस्ट और सहाय है, अगर बेसिक से पढ़ना है एकदम जीरो से, तो आप सॉन्ग्स आउटलाइन फॉलो कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो, है ना?
और इसमें ऑर्डर की बात भी अगर पढ़ने की करो कि किसको सर पहले पढ़ा जाए, तो आप एससी मलिक को पहले पढ़ सकते हैं क्योंकि वो आसानी से अंडरस्टैंडेबल होगा, फॉर एग्जांपल्स वगैरह काफ़ी हैं उसमें। फिर आप रूडिन की तरफ भी जा सकते हो। लीनियर में है कि अब बिस्ट एंड सहाय की किताब जो है ना, ये मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए है ना, उसमें थ्योरी बहुत ही प्रिसाइज़ है, क्वेश्चन्स खूब सारे एक्सरसाइज़ दिए गए हैं, अच्छे-अच्छे क्वालिटी एक्सरसाइज़। और हॉफमैन कुंजे जो है, इसमें थ्योरी एक्सरसाइज़ का मिला-जुला संगम है, तो आप देख सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बिल्कुल फिर सर। ओडी में एमडी रायसिंघानिया की किताब है, फॉर्डिंगटन की किताब तो चलो ठीक है, पीडी के लिए है, तो आप सीवीटी वगैरह के लिए अगर देख रहे हो तो थोड़ा हेल्प देख सकते हो उधर से। अदरवाइज़ एमडी रायसिंघानिया में ज़रूरत से ज़्यादा क्वेश्चन और एग्ज़ाम्पल्स हैं, आप उसको कर लो, सिर्फ सॉल्व एग्ज़ाम्पल भी कर लोगे तो भी बहुत कुछ हो जाएगा आपका। ग्रुप थ्योरी में गैलियन की बुक द बेस्ट बुक है, उसके अलावे फर्दर और स्टडीज़ के लिए थोड़ा वैसे तो रिंगफील्ड गैलियन में भी है, लेकिन थोड़ा और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो टमिट फुटे की किताब ले सकते हैं, हस्टिन की किताब ले सकते हैं आप। बिल्कुल। और सर इंटीग्रल कैलकुलस की बात किया जाए तो कैलकुलस की कोई भी एक बुक ले जो लीजिए। आपको ठीक लगे ले बिल्कुल। लो, थॉमस कैलकुलस आता है वो ले लो या जो भी एक ठीक जेम्स से बुक स्टीवर्ट का लेना हाँ, है वो हाँ, ले लो, कोई एक बुक कोई आपको करना है। अब देखो यहाँ पर हमने 2 या 3 बुक हर सब्जेक्ट के लिए बताया, ज़रूरी नहीं कि आपके पास सारी बुक होनी हाँ, चाहिए। अगर आप कोई भी एक भी ले लेंगे तो भी आपका काम चल जाता है, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं यहाँ पर कि आपको कैसे कवर करना चाहिए सर, इस पर क्या सजेशन रहेगा आप लोगों का? सर आपका भी, बट उससे पहले मैं बता दूँ इनको कि देखो, आप एक प्रॉपर प्रिपरेशन करिए, उसके लिए आप क्या करिए, एक प्रॉपर शेड्यूल बना लीजिए, जैसे कि आपका हो सकता है कि कॉलेज हो या आप सुबह 6 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं या रात में आपको जग कर पढ़ना हो, जैसे भी पढ़ना हो आपको, मेन क्या है आपको पढ़ना है, तो आप अपने हिसाब से आप एक रूटीन बनाइए, अगर हो सकता है कि एक पूरे महीने का बनाने में आपको दिक्कत आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप पहले 1 वीक का एक प्लान बना लीजिए कि सुबह इतने बजे उठूँगा, इतने बजे मैं कॉन्सेप्ट पर फ़ोकस करूँगा, उसके बाद इतने बजे मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूँगा, देन कॉलेज जाऊँगा, फिर आने के बाद इतने से इतने टाइम तक रेस्ट करूँगा, फिर से अपना पढ़ाई में कब लगूँगा। ये प्रॉपर आपको एक क्या करना है शेड्यूल बनाना है और उस शेड्यूल को कोशिश करना है कि 90% से ज़्यादा आपको उसे एटलीस्ट फॉलो करना है। कभी भी दोस्तों जो बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई है ना, वो छोटे-छोटे टुकड़ों में टारगेट्स को बाँट करके और उन्हें छोटे-छोटे सेगमेंट में अचीव करके देन वो लड़ी गई है। ऑब्वियसली सारा सिलेबस भी तो एक बार में नहीं कंप्लीट कर लोगे ना आप, स्टेप बाय स्टेप ही करोगे। तो पूरे 6 महीने के टारगेट पे अगर आपको लगता है कि अभी से प्लान करना ठीक नहीं है, एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा, तो एट लीस्ट आप वीकली प्लान तो करो और वीकली प्लान सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो उसके लिए आपके पास डेली प्लान होना चाहिए। तो पहले बिल्कुल उस सर। पे काम करो जो सर ने तो अभी बताया आपको। हमारे साइड से सजेशन ये रहेगा एटलीस्ट 2 से 3 घंटे आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और 2 से 3 घंटे डेली आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। कुछ ठीक है? बच्चे रात में पढ़ना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, देर तक जग के, कुछ सुबह उठ के पढ़ना प्रेफ़र करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ के पढ़ेंगे तभी जाके काम होगा। इवन हमने खुद से भी और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनसे सुबह नहीं उठा जाता, वो रात में ही देर तक पढ़ लेते हैं एंड देन उनका अच्छा हो जाता है, सुबह देर से उठते हैं, कोई बात नहीं, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए और नींद प्रॉपर होनी चाहिए, सेगमेंट जो भी आपने चुना हुआ हो, है ना? और सर जो कुछ पढ़ रहे हैं उसे डेली एटलीस्ट 30 मिनट आप रिवाइज़ करो, भूलना हाँ, नहीं है बिल्कुल, आपको। क्योंकि नई चीज़ें हम सीख जाएँ और पुरानी भूल जाएँ, तो फिर तो बात वही हो गई ना। तो मतलब जितना नया सीखना इम्पोर्टेंट है, उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी पुरानी चीज़ों को रिवाइज़ करना है। उससे बेनिफिट क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे कि अज़्यूम करो कि आपने रियल पूरा अच्छे से पढ़ लिया। अज़्यूम करो किसी इंस्टीट्यूट में आईएफएस में पढ़ा आपने। फिर आपके पास 2 मोटी-मोटी नोटबुक बन गई। तो अगर आप रोज़ के रोज़ जो पढ़ रहे हो, उसको अगर रिवाइज़ करोगे ना, तो फर्स्ट टाइम हो सकता है कि फैकल्टी ने लेक्चर जो पढ़ाया है आपको, वो 10 पेज में है। उसको आपको घर आके दोबारा से पढ़ने में हो सकता है डेढ़ पौने 2 घंटे लग गए। तो ऐसे पौने 2 करके तो पूरा नोट्स पढ़ने में समझ लो कि आप कह सकता हूँ कि 50-100 घंटे ऐसे लगा दोगे, 1000 घंटे लगा दोगे ऐसे तो लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके जब उसे रिवाइज़ करोगे ना, तो एक मोमेंट ऐसा भी आएगा कि 2 मोटी नोटबुक है बस आप पेज पलटोगे कि हाँ, ये हो गया, हाँ, ये हो गया। लेकिन वो चीज़ें कब होगी ना, जब आप रेगुलर बेसिस पे रिवाइज़ कर रहे होगे, है ना? बिल्कुल सर। तो ये था लगभग सर सेगमेंट 1, मतलब आप हाँ, मान के चलिए कि दिसंबर एंड तक आपको क्या करना है, ये सारी हाँ, चीज़ें कंप्लीट कर लेना है। सिलेबस कंप्लीट करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके साथ-साथ सर पीवाईक्यू सारे सॉल्व होने चाहिए। हाँ, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के पीवाईक्यू सॉल्व होने चाहिए और उसमें कुछ सलाह भी है। सिर्फ सॉल्व होने का मतलब कहीं से आंसर जुगाड़ कर लिया ऐसा नहीं है। आप खुद से अपना आखिरी एफर्ट लगाओ कि वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना चाहिए। नहीं होता है तो कहीं से थोड़ा-सा रेफरेंस लो फिर ट्राई करो। क्योंकि अगर आपने कहीं से सॉल्यूशन देख लिया, कर लिया तो समझो कि वो क्वेश्चन अब आपका नहीं रहा, है ना? तो हर क्वेश्चन के हर ऑप्शन की एनालिसिस भी करो। ऐसा नहीं कि एक सही हो गए तो बाकी वो छोड़ के निकल गए क्योंकि फिर एग्ज़ैक्टली वही थोड़ी रिपीट करेगा। तो उसके नेबरहुड के जो कॉन्सेप्ट हैं उस पे आप काम करिए, ठीक है? बिल्कुल जैसे सर। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप 21 ऑर्डर के ग्रुप पे काम कर रहे हैं,
उस पे मत करके आप 3 into 7 मतलब P into Q ऑर्डर के ग्रुप की प्रॉपर्टीज एनालाइज कर लीजिए। तो 21 के अलावे कल 5 into 11 55 ऑर्डर का भी पूछे, आप उस पे अच्छा काम कर सको। बिल्कुल। अब आते हैं फेज़ 2 में, जो कि आपका 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा लगभग। तो जनवरी और फरवरी में जब तक आपका एग्ज़ाम हो रहा है, उस डेढ़ महीने में या आप 2 महीने भी करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। तो आपको सिर्फ़ 2 चीज़ें करनी है। आपको लगातार मॉक टेस्ट देते रहना है। स्टार्ट ऐसे करिए कि पहले कुछ 4-5 मॉक टेस्ट आप वीक में 1-1 दीजिए, और मॉक टेस्ट भी ऐसे देना है कि आपका फाइनल एग्ज़ाम है। पूरा सिलेबस कवर करके फाइनल एग्ज़ाम मान के आप मॉक टेस्ट दीजिए, प्लस आप रिवीजन करिए, और उसके साथ-साथ आपको लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस रुकना नहीं चाहिए, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम आपका थोड़ा-सा नज़दीक आ जा रहा है कि मान लीजिए आप फरवरी में आ गए, तो उस समय आपको वीक में 2-3 आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे, उतना आपके लिए एक मॉक फ़ायदेमंद टेस्ट होगा। दिया आपने, फिर क्या किया आपने अपनी गलतियों को एनालाइज़ किया, कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के तरीके में कुछ दिक्कत था क्या? जैसे कि आप अपने पसंद के क्वेश्चन छाँट के कर रहे थे या सीधा फ्लो में जा रहे थे, जो आपसे हो रहा था कर रहे थे। मतलब टाइम मैनेजमेंट संबंधित कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। तो पहले वाले को एनालाइज़ किया, तो अब वो गलती दोबारा नहीं दोहरानी है सेकंड मॉक टेस्ट में। सेकंड में कुछ और आपने एनालाइज़ किया, उसे थर्ड में अप्लाई करेंगे, तो ऐसे मॉक दर मॉक आपका जो अटेम्प्ट करने का तरीका है, वो स्मार्टर होता चला जाएगा। लास्ट में आप बेस्ट वे से पेपर दे रहे होगे। कोई मतलब तनाव ही नहीं होगा आपको पेपर का। बिल्कुल। और अगर आप लोग अभी से नोट्स वगैरह बना रहे हैं, फॉर्मूला शीट बना रहे हैं, तो उसे भी आप समय-समय पे रिवाइज़ करिए। नोट्स तो सर बहुत ज़्यादा डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऐसे हाँ, आप हाँ, लिखिए हाँ। कि एटलीस्ट आप समझ पाएँ। आपको समझ में आ जाए, है ना? आपको हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी जो मिक्स करके लिखना है लिखिए, आपका नोट्स आपका है, वो किसी का नहीं है। आप कैसे समझ सकते हैं, आसानी से रियलाइज़ कर सकते हैं और रिवाइज़ कर सकते हैं, वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो पीवाईक्यू भी सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोगों के पास आईआईटी जैम के पीवाईक्यू ना हो, तो उस केस में आईएफएस कैप में सारे पीवाईक्यू का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और आपको टेस्ट के फॉर्म में भी मिल जाएगा। जैसे आपको पता करना हो कि जैम 2025 में अगर आप एग्ज़ाम दिए होते तो कितना मार्क्स मिलता। तो बिल्कुल एग्ज़ाम के फॉर्मेट में हमने टेस्ट भी दे रखा, वहाँ से जान सकते हैं। और 100 से ज़्यादा फ्री टेस्ट आप लोगों के लिए है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे ऐप में बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। वहाँ से भी आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते करिए। मतलब आप ये कह सकते हैं आप थक जाएँगे लेकिन क्वेश्चन नहीं खत्म होगा। इतने क्वेश्चन हमारे ऐप में हमने आप लोगों के लिए दे रखे हैं। जैम के पीवाईक्यू हैं, सीयूईटी के हैं, गेट के हैं, एनबीएचएम के हैं, टीएफआर के हैं, सारे आप लोग सॉल्व करते रहिए। ठीक है? तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से आईएफएस का ऐप डाउनलोड करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करते वक़्त आपसे एग्ज़ाम पूछा जाएगा, तो आपको एग्ज़ाम क्या सेलेक्ट करना है? आईआईटी जैम मैथमेटिक्स सेलेक्ट करना है। ठीक है सर, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ हाँ, और इम्पोर्टेंट बातें बताते हैं। बिल्कुल। जैसे कि स्टार्ट विद रियल एनालिसिस। एंड लीनियर अलजेब्रा। तो स्टार्ट में हमने जैसे बताया था, बट देखो ये हमारा सजेशन है, अगर आपको लगता है कि इसे फॉलो करना है तो डेफिनिटली करिए, और इसका रिजल्ट आप लोगों को देखने को हमारे मिलेगा। सजेशन का रीज़न यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये मोस्ट स्कोरिंग है, इसे मत छोड़ देना। बिल्कुल सर। अब आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना ही करना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ सर, 2005 से पेपर हो रहा है, 2005 से लेकर 25 तक के सारे पेपर आप सॉल्व कर लीजिए। 20-21 साल के जो भी पेपर हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आईएफएस के ऐप में अवेलेबल है, डाउनलोड कर लीजिए, सॉल्व करिए और खुद से सॉल्व करिए। और एक डेली रूटीन बना लीजिए, या आप कह सकते हैं एक शेड्यूल बना लीजिए, और उस शेड्यूल को आपको क्या करना है, फॉलो करने की कोशिश करना है। कोशिश ही नहीं सर, फॉलो भी करना फॉलो है। एग्ज़ैक्टली स्ट्रिक्टली ठीक है? फॉलो करना है। हाँ, और मॉक टेस्ट जैसे समय नज़दीक आएगा एग्ज़ाम का, आपको देना ही देना है, और अपनी कमियों को पहचानना है और उस पे काम करना है। और उसके साथ-साथ जैसे कि एक वीक अभी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, एक पूरा वीक पढ़ ले रहे हैं, तो जो भी टॉपिक पढ़े उस पर बेस्ड आप टेस्ट दीजिए, ताकि आपको पता चले कि वो टॉपिक आपको सच में समझ में आया या नहीं आया। क्या आप एग्ज़ाम के लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो या नहीं सॉल्व कर सकते हो? कहीं कोई पर कमी रह गई तो समय रहते उसे आप दूर कर सकते हो। तो इसलिए मेरा ये भी कहना है कि आप लोग हर संडे को टॉपिक वाइज़ टेस्ट दिया करिए। क्या बिल्कुल, कहना है सर बिल्कुल। आपका? नहीं, बिल्कुल देना चाहिए क्योंकि हम सिर्फ़ पढ़े जा रहे हैं, तो फिर उसको जज भी तो करें ना कि सही मायने में कुछ आउटपुट उसका आ रहा है या नहीं। हम जो पढ़ पा रहे हैं, उसे हम अप्लाई भी कर पा रहे हैं कि नहीं अंडर प्रेशर। जब बिल्कुल टेस्ट सर। दोगे वैसे तो घर बैठ के दिन भर में सॉल्व करोगे, टेस्ट दोगे तो अंडर प्रेशर लिमिटेड टाइम में आप देखोगे कि सही-सही अप्रोच सही वक़्त पे लगा पा रहे हो या नहीं। ये तो सीखना है ना हमें। ये स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करनी है हमें। और सर थोड़ा-सा मैं बच्चों को रिज़ल्ट के बारे में बता देता हूँ। 2025 में आईएफएस का रिज़ल्ट आईआईटी जैम की बात करूँ, काफ़ी शानदार रहा है। टॉप 10 में 10 6 स्टूडेंट स्टूडेंट 6 हाँ, टॉप 10 में 6 6 स्टूडेंट रहे स्टूडेंट हैं। रहे हैं हमारे। अगर हम बात करें टॉप 50 में 30 स्टूडेंट रहे हैं, और ओवरऑल 1000 स्टूडेंट ऐसे रहे हैं जो आईएफएस से किसी न किसी तरह से जुड़े थे और जिन्होंने आईआईटी जैम एग्ज़ाम क्रैक किया है।
तो काफ़ी शानदार हमारा रिजल्ट जैम में भी रहा है, सीयूटी में भी रहा है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि एग्ज़ाम के लिए लगभग 170 दिन बचे हैं, बहुत कम समय है, आपको अपनी प्रिपरेशन में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, इस बार एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो, हमारी मदद ले सकते हो, एक गाइडेंस में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो प्रॉपर तरीके से, जहाँ पर आपको हर संडे टेस्ट मिलेगा, सिलेबस का हर एक पॉइंट कवर किया जाएगा, हर लेक्चर के बाद 10 क्वेश्चन का टेस्ट मिलेगा, ताकि आपको पता चल सके कॉन्सेप्ट आपको समझ आया या नहीं आया। एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट मिलेगा, पीवाईक्यू सॉल्व किए जाएंगे, उसका वीडियो सोल्यूशन भी आप लोगों को मिलेगा, टेस्ट मिलेंगे, तो सारी चीज़ें आपको मतलब ये कह सकते हैं कि एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, बस आपको पढ़ना है। और एक खास बात कि अगर आप लोग इस बैच में आज ही इनरोल करेंगे तो उस केस में आप लोगों को फ्लैट 35% ऑफ मिलेगा, उसके लिए आपको प्रोमो कोड यूज करना है IFS35। ठीक है, तो चलिए सर, आज के सेशन में हम लोग यहीं पे रुकते हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों को सेशन पसंद आया होगा। डेफिनेटली, क्योंकि हमने आपको आगे की जर्नी जो है वो किस तरीके से बढ़ानी है और कैसे निश्चित सफलता लेनी है, उसके बारे में बताया है। और अगर आपको ज़रा-सा भी लगे कि खुद से ये चीज़ें करने में कहीं दिक्कत आ सकती है या हो ना हो, अगले एग्ज़ाम में 2026 का जब आप पेपर दे रहे हो उसके बाद आपको पछताना पड़ रहा है कि नहीं यार, ये मतलब खुद से नहीं हो पाया, नहीं कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल देर मत करिए। सर ने जैसा कहा, आज जाकर के एनरोल करिए खुद को, आपको फ्लैट 35% ऑफ भी मिल जाएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।